So, students, let's start today a new topic, that is moving coil galvanometer. What is basically a galvanometer? So, a galvanometer is a device used to detect or measure डुअल काम डिटेक्ट भी करना है, मेजर भी करना है. किसको? स्मॉल करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट. एक गिवन सर्किट में है और अगर हम ये कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो वो आपको बता देगा करंट फ्लो कर रहा है क्या नहीं करना है. सो दैट इज इट. नाउ जब भी हम ऐसे ही दिस क्वेश्चन कम्स इन 5 मार्क्स क्वेश्चन, तो हमारे पास इसको जब भी एग्जाम में आता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं इससे. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So we have to write step by step. पहले क्या है, what is this device used for, फिर what's the basic principle working, then construction and then theory. Okay, so theory and then last में का अगर uses है या and so on. So related to general questions आ जाते हैं इससे. क्या स्पेसिफिक क्वेश्चंस का क्यों कोई, जैसे इसी में हम आगे देखेंगे कि क्यों इसमें हम फॉस्फर ब्रॉन्ज ही मटेरियल लेंगे या व्हाई डू वी टेक अ सॉफ्ट आयरन कोर एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स. सो लेट्स स्टार्ट द प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल अभी इसकी वर्किंग की जो प्रिंसिपल है दैट इज when a current carrying coil is placed in a magnetic field. So last topic हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक देखो ऐसे था और हमने क्या किया था, एक कॉइल को प्लेस कर दिया था और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. और ये कॉइल क्या करता था, अगर करंट फ्लो कर रहा है इसमें तो ये इट यूज टू एक्सपीरियंस अ टॉर्क, है ना, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता था जिसकी वैल्यू NIBA और AB साइन थीटा के बराबर आता था, है ना. दिस वॉज से. सो व्हेन n वॉज अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस कॉइल. आपने ये जो रेक्टेंगल का कितना टर्न्स लिया है, n नंबर ऑफ टर्न्स वॉज है, I मैग्नीट्यूड ऑफ करंट वॉज है, A एरिया ऑफ दिस कॉइल एंड B क्या था, B वॉज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना. और साइन थीटा, थीटा वॉज द एंगल बिटवीन द, ये ज़रूर याद रखना होता है. थीटा है क्या, दिस इज अ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और एरिया वेक्टर जो हमारा ये रेक्टेंगुलर प्लेन है इसका जो एरिया वेक्टर है दैट इज एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल. ये प्लेन ऑफ कॉइल हो गया, इसके नॉर्मल जो आपके है, नॉर्मल और बी के बीच का बढ़ता हुआ एंगल. तो ये तो लास्ट क्लास में हमने याद रखा ही है, क्या ही है, तो ये आपको याद रखना है. तो वर्किंग वही है. वर्किंग अगर पूछते प्रिंसिपल पूछते तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, दैट इज व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. ओके, यहाँ तक ठीक है. और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे. और करंट जितना फ्लो करेगा वो उतना ही घूमेगा. और हम देखते हैं यहाँ पे एक हमारे पास क्या होता है, इंडिकेटर अटैच है, वो उतना ही रोटेट करता है और वो अपना लीनियर स्केल रहता है वहाँ पे, तो वो बताएगा और आप रीडिंग ले सकते हैं. सो बेसिक प्रिंसिपल यही है हमारे पास. ओके, दिस इज वर्क. नाउ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट. व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स वी आर रिक्वायर्ड टू द मेकिंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले क्या था, NIBA है, तो मैग्नेटिक फील्ड. तो हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या लेते हैं, हम 2 मैग्नेट ले लिए, है ना. हॉर्सशू मैग्नेट फिगर में भी देखिए 2 हमने बनाया रखा है, N नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. ओके, और ये क्या करेगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें देगा. दिस विल गिव यू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब नेक्स्ट व्हाट वी हैव, ये तो हो गया. नाउ इसमें हम क्या करेंगे, हम एक क्या रखेंगे, एक सॉफ्ट आयरन कोर. वी आर गोइंग टू प्लेस अ सॉफ्ट आयरन कोर. ओके, और इस सॉफ्ट आयरन कोर को हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम में इनक्लोज कर देंगे. ओके, दिस हैज़ बीन, और ये रेक्टेंगुलर फ्लो ये कैसा है, n नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, ऐसे करके लपेट देंगे. n नंबर ऑफ टर्न्स का भी हम देखेंगे कि आगे रोल क्या है. सो ये हमने इसको लपेट दिया. फिर इसमें क्या है, एट बिकॉज अब ये इसको हमको करंट कैरिंग कॉइल है तो हम इसको अटैच करना होगा
तो हम इसको अटैच करेंगे एक हेयर लाइक स्प्रिंग के स्ट्रक्चर से। ये हेयर स्प्रिंग है जो किसका बना हुआ है, दिस इज मेड ऑफ फॉस्फर हेयर स्प्रिंग, सॉरी इस हैंड राइटिंग थोड़ी सी, स्प्रिंग हेयर स्प्रिंग से बना हुआ, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से बना हुआ, ठीक है। ऊपर पे भी हम एक क्या है हमारे पास, ऊपर भी हम देखते हैं कि हम इसको हैंग करते हैं बाय फॉस्फर, ये भी किसका है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रिप, ओके। और ये भी फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ, इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो इसका भी रोल देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे क्या स्पेसिफिक रोल है। फिर इसको हम क्या करेंगे, विल एनक्लोज दिस ऑल इन अ एयर टाइट, है ना, एनक्लोज कर देंगे, ओके। तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर, आई इरेज दिस, ओके। और इसको हम फिगर में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, आई एक्सप्लेन दिस जो हमने बना रखा है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैं इसको इलाज करूँ, यहाँ पे वर्क वी हैव डन, ये और ये देखो ये यहाँ से अटैच होके हमारे पास, जब हम गैल्वेनोमीटर देखेंगे हमारे पास दिख रहा है, जब हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव अटैच करते हैं, है ना, दो ऊपर की तरफ आपने देखा होगा मीटर वोल्ट मीटर, कंस्ट्रक्शन सबका ऑलमोस्ट ऊपर से जो दिखता है सेम है। तो ये एक T1 टर्मिनल है और ये एक T2 टर्मिनल पे है, ओके। तो देखो ऊपर वाला एंड यहाँ से अटैच होके T2 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। क्या क्या हो गया, एक हमारे क्या हो गया, मैग्नेट हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट ले लो, कॉनकेव शेप मैग्नेट ले लो, फिर उसमें हमने सॉफ्ट आयरन फ्लोर एनक्लोज कर दिया, फिर उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लगा दिया, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर नॉन मेटेलिक फ्रेम जो जनरली ब्रास का बना होता है, फिर हम इसको सस्पेंड कर दिए दोनों परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में। फिर इसके बाद हम यहाँ पे नीचे इसको अटैच कर दिए एक हेयर लाइक स्प्रिंग, जो हेयर स्प्रिंग होता है जो फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, और ये एक टर्मिनल से कनेक्टेड है। अपर एंड वाला देखो ये हम अटैच कर देते हैं, दैट इज़ कनेक्टेड टू अनदर टॉर्शनल हेड कहते हैं इसको, टॉर्शनल TH जो यहाँ से डिनोट किए दिस पार्ट, और इससे हमने उसको दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया अदर एंड ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये भी जो हमारा स्ट्रिप है, ये वाला स्ट्रिप, दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ये करंट कैरिंग कॉइल इसमें करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, ये घूमेगा, घूमेगा तो क्या होगा, ये सब स्प्रिंग है अटैच है, तो इसमें एक तरह का रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा, घूमेगा, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, वो उसको अपोज करेगा, दैट इज अपोज करेगा, उसको घूमने से रोकेगा, तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा, और वो इक्विलिब्रियम में हमें बैलेंस करना होगा। दिस इज व्हाट द बेसिक वर्किंग इज देयर, ओके। सो लेट्स कम टू द थ्योरेटिकल पार्ट। तो थ्योरेटिकल पार्ट में हमारे पास क्या है, का हमने क्या किया, क्या हमारे पास बी मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। अब इसको छोटा कर दें, बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसको क्लीन कर लूँ मैं। सो वी हैव बी इज सॉरी So let B be the magnetic field, okay. B magnetic field हो गया, strength of the magnetic field, I be the current, okay, I current हो गया, फिर L be the length, okay, और B breadth हो गया हमारे पास, length and breadth किसका, रेक्टेंगुलर कॉइल जो हमने लपेट रखा है, तो यहाँ से एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ, और N be the number of turns, ये फैक्टर्स हो गए हमारे पास यहाँ पे, है ना। अब क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, क्या वी हैव द कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट है, क्या व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, दिस विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, दिस विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, एंड दिस टॉर्क विल बी NIAB साइन थीटा, है ना, ओके। ये हमारे पास आ गया। अब क्या है, हम यहाँ पे
इसको टॉर्क मैक्सिमम करना है। टू मेक द टॉर्क मैक्सिमम हम थीटा की वैल्यू क्या करना चाहिए, थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री मतलब हमारे पास एंगल मेड बाय द नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल, ये कॉइल का जो नॉर्मल है, प्लेन है, प्लेन का कॉइल का जो हम नॉर्मल लेंगे, एरिया वेक्टर भी कह सकते हैं एक सिंगल वर्ड में, वो किधर होना चाहिए, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, or other way what we can say that the plane of the coil should be in the direction of the magnetic field. ठीक है, that we say theta is the angle made by the normal to the plane of the coil with the direction of the magnetic field. ये clear, ये important है, ये important है, this point you have to write, we are जब बनाने का है तो हम थीटा ऐसा बनाएंगे कि वो हमेशा 90 डिग्री हो। ठीक है, क्यों होना चाहिए, सो दैट मैक्सिमम टॉर्क इज अप्लाइड, और इसके लिए हम इसको रेडियल फील्ड बनाते हैं, वी टॉक अबाउट द रेडियल फील्ड, विल कम टू दैट पॉइंट अगेन। सो टॉर्क इज, और दूसरा पॉइंट क्या है, मैक्सिमम करने के लिए बी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, बी शुड बी मैक्सिमम, तो स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड आप मैक्सिमम रखेंगे, आई करंट को आप बढ़ाओगे घटाओगे, ठीक है, वो तो आपको मेज़र करना है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे। थर्ड लिमिटेशन है, क्योंकि आपके ऑपरेटर्स जो डिवाइस बन रही है वो बहुत ज़्यादा भी हेवी नहीं बन जाए, तो हमको ये सब चीज़ें ध्यान रखते हुए करनी है। सो टॉर्क एन इज इक्वल टू, आई कैन से एन आई ए बी और बी ए वॉट एवर यू से, ये हो गया साइन थीटा 1 हो गया। दिस टॉर्क इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दिस इज नोन एज deflecting torque. Okay, this is known as deflecting torque. अब क्या है, क्या जैसे ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, व्हाट विल हैपन, द कॉइल विल, दिस स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो हमने अटैच किया था नीचे में, दैट विल क्या करेगा, ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट करेगा तो वो क्या होगा, रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो हम मानते हैं let K be the restoring torque per unit, let K be the restoring torque per unit twist, then torque is equal to K into 5, yes or no, K into 5 ये कहाँ से आया, अगर हमारे पास K रिस्टोरिंग टॉर्क है और ये 5 एंगल से मूव कर रहा है, तो K 1 डिग्री के लिए दे रहा है, अगर 5 मूव कर रहा है तो टॉर्क कितना हो जाएगा, K into 5, ठीक है, टॉर्क is K into 5. This torque is कहाँ से आ रहा है, this is coming from the spring like structure, ठीक है, और हम इक्विलिब्रियम में, इन इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, इन इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, NIAB, दैट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो हमने शुरू में किया था, ये किसके बराबर होना चाहिए, रिस्टोरिंग टॉर्क, दैट इज K into 5, दैट इज K into 5। बस यहाँ से K into 5 हो गया, तो हम I विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, K 5 अपॉन NAB। ओके, सो K 5 अपॉन NAB, तो I इज क्या हो गया, अब K कांस्टेंट है ना, ये जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका K कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमने लिया ही ऐसा मटेरियल जिसका K हमारा वैल्यू पता है, n नंबर ऑफ टर्न्स पता है, हमने एरिया ऑफ द कॉइल ले रखा है, b मैग्नेटिक फील्ड भी ले रखा है, तो ये एक कांस्टेंट हो जाता है, दिस टर्म बिकम्स कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और ये फाई हो गया। सो व्हाट वी हैव रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन कितना आता है, क्या आता है हमारे पास, दिस कम्स टू बी I is directly proportional to phi, I is directly proportional to phi. So deflection of the coil is directly proportional to the current flowing through it. ठीक है, this is the working of galvanometer. This is the working of. Now the concept, अभी इतना तक तो हमने क्लियर कर लिया, अब क्या है, क्या हमारे पास ये आ गया, this is what we have to know, that is क्या, जो हमारे पास galvanometer constant आ गया, K upon NAB came to be a constant, and current
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। यही तो हमने देखा था कि ये जो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग कॉइल था, थॉट जो था, वो कितना मुड़ेगा, कितना ट्विस्ट होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। तो ये मुड़ेगा तो जितना आप करंट दे रहे हो उतना मुड़ेगा। और ये जो पॉइंटर हमने यहाँ पे बनाना था, यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, देखो ये फिगर में हमने बना लिया, ये पॉइंटर उतने ही डिफ्लेक्ट करेगा, ये यहाँ से अटैच्ड है और आपको करंट बता देगा। यहाँ तक आई होप इज़ क्लियर। अब इसमें कुछ चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें हमें याद रखना है, दैट इज़ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। ये टर्म है जो आपको याद करना है, रखना है, फिगर ऑफ मेरिट। ओके, मैंने शायद उसमें लिखा नहीं है कॉपी में, आप लिख लोगे फिगर ऑफ मेरिट। सो फिगर ऑफ, ये प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, फिगर ऑफ मेरिट। ये फिगर ऑफ मेरिट होता क्या है, तो ये बताता है इट इज़ डिफाइंड एज करंट विच प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीजन। मतलब आप कितना करंट भेजोगे, दैट इज G इज इक्वल टू आई अपॉन अल्फा। मतलब डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन होगा जब जिस करंट भेजना है ताकि आपकी जो स्केल आए, दैट शुड बी one scale division in galvanometer. So you have to remember figure of merit. G is defined as that current, amount of current which produces a deflection of one scale division. ठीक है, deflection of one। और हाँ, G का क्या हमारे पास आया था वैल्यू, K, that is K is what, deflecting couple, deflecting कांस्टेंट, किसका, टॉर्शनल कांस्टेंट, किसका, स्प्रिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं, एंड वो डिवाइड बाय NBA। ओके, NBA। तो ये चीज़ें याद रखनी है हम लोग को। अब यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछता है, वो आपको है। फर्स्ट इज़ क्या, हम रेडियल फील्ड कैसे लाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियल फील्ड। तो रेडियल फील्ड का देखो यहाँ फिगर में इसको हाईलाइट करो, देखो इसमें, तो हम यहाँ पे रेडियल फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये टॉप व्यू है, आपने क्या किया, एक देखो ये जो है गोल जैसा, दिस इज आपने जो कॉइल लिया है सॉफ्ट आयरन कोर का, ऊपर वाला पार्ट है टॉप मोस्ट। ऊपर से आप देखेंगे तो उसका एक, जैसे आप बॉटल को देखो, बॉटल के ऊपर से देखोगे तो वो सर्कल जैसा दिखता है, तो ये वही सर्कल है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का टॉप व्यू हम दिखा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे जा रहा है, और यहाँ पे सेंटर पे जो लाइंस दिख रही है, ये वाली लाइंस, ये क्या है, रेक्टेंगुलर। आपने उसके ऊपर क्या किया, कॉइल लपेट रखा है ना, वो दिखा रखा है मैंने, ठीक है, वो दिखा रखा है। तो जैसे ही इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी तो ये आप करंट फ्लो कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये जो घूमेगा, ये घूमेगा, है ना, ये घूमेगा। घूमने पे हमें ऐसा रखना है कि साइन थीटा हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, दैट शुड बी, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब 90 डिग्री एंगल होनी चाहिए। तो 90 डिग्री ये प्रोवाइड, देखो ये हमेशा किस पे है, इस पे परपेंडिकुलर है, ये हमेशा परपेंडिकुलर है, ये हमेशा परपेंडिकुलर है यहाँ से। तो ये रेडियल फील्ड का काम होता है। तो रेडियल फील्ड हमें कैसे ऑब्टेन होता है, व्हेन वी टेक हॉर्सशू मैग्नेट, है ना, जैसे हॉर्सशू मैग्नेट हम लेते हैं तो अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस। ये पूछता है कैसे प्रोड्यूस होगा, बाय यूजिंग अ सिलिंड्रिकल पोल्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का हम सिलिंड्रिकल और हॉर्सशू मैग्नेट के शेप में हम ले लें, तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारा प्लेन ऑफ द कॉइल होता है, प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है। तो उसका मतलब एरिया वेक्टर और बी कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये आप ज़रूर याद रखेंगे, ये हमेशा ही पूछता है। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट ये पूछता है। फिर सेकेंड पॉइंट ये पूछता है कि आप फॉस्फर ब्रॉन्ज क्यों यूज़ करते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज और हेयर स्प्रिंग क्यों होता है, बिकॉज एक तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा जो है इसका क्या होता है, काफ़ी इलास्टिक होता है, इसलिए वो क्या होता है, ट्विस्ट हो जाता है, टॉर्शनल कांस्टेंट उसका आराम से इजीली ट्विस्ट हो जाता है और उसकी वैल्यू बहुत कम होती है।
के की वैल्यू बहुत कम होती है, तो हल्का सा भी करंट जाएगा तो वो मोड़ जाएगा तो आपको स्लाइट भी करंट फ्लो हो रहा है तो ट्विस्ट करेगा तो डिफ्लेक्शन होगा और आपका पॉइंटर करंट दिखा देगा। तो ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि आप कॉनकेव क्यों लेंगे या फिर फॉस्फोर मटेरियल क्यों लेंगे एंड सो ऑन। फिर इसमें आता है सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। आप सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर में दो सेंसिटिविटी हमें पढ़ना है, एक तो करंट सेंसिटिविटी एंड अदर इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो क्या है वोल्टेज, और ये देखें हम, मैंने आपको देखोगे सॉरी So I have just shared this notes, whatever we have written. So a galvanometer is said to be sensitive. अगर याद के सेंसिटिव कब होगा, जब थोड़ा सा भी क्या होगा करंट फ्लो होगा तो उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। मतलब हम बोलते हैं ना बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, ऐसे बच्चे जिसको थोड़ा सा भी ज़ोर से भी बोल दो तो क्या हो गया, वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। सो सेम वे अगर इसमें भी गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी वैसे हम डिफाइन करेंगे कि अगर थोड़ा सा भी करंट जा रहा है is moving to there is large deflection in the galvanometer. The current sensitivity of a galvanometer is defined as a deflection produced by the galvanometer per unit current flowing through it. Okay, so current sensitivity हमारे पास क्या हो जाएगा, phi deflection upon I. So NBA ये सारे factors एक एक करके we have to रिमेंबर, ठीक है, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं और हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये देखो यहाँ पे हमने ये वाला पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, तो आप ये रीड करें। सेम है वोल्टेज सेंसिटिविटी भी आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसमें सारे में आप देखेंगे कि ये कंडीशन है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपकी इंस्ट्रूमेंट भी भारी होती जाएगी, बल्कि हो जाएगी, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वो भी एक लिमिटेशंस हो जाता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है। फिर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, देन वी हैव इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल एंड सो ऑन। बट यहाँ पे एक चीज़ और है क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी में एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना है। देखो वोल्ट का यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, NBA/K/R। NBA इज वॉट, NBA इज वॉट, आप देखो यहाँ पे NBA इज हमारे पास क्या है, करंट सेंसिटिविटी है ना, ये करंट सेंसिटिविटी है। तो ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी कैन बी रिटन एज करंट सेंसिटिविटी, मतलब हमने किससे डिनोट किया, दिस इज करंट सेंसिटिविटी इज डिनोटेड बाय, चलो हमने सी भी कर दे, करेंट सेंसिटिविटी CS अपॉन R रेसिस्टेंस से, है ना, डिवाइड कर दिया, R रेसिस्टेंस से डिवाइड। तो व्हाट डज इट मीन, मतलब अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ानी है या घटानी है तो आपको करंट सेंसिटिविटी का ध्यान रखना होगा। मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड कर रहा है किस पे, दो चीज़ पे, करंट सेंसिटिविटी एंड रेसिस्टेंस। तो अगर हम करंट सेंसिटिविटी, if we increase the current sensitivity, then it is not certain that the voltage sensitivity will increase, because the increase of the current sensitivity does not imply the increase of voltage sensitivity, because our resistance is involved, वहाँ पे resistance का भी आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे इसका भी रोल है। सो ये एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, इफ वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए galvanometer, is it necessary that increase in voltage sensitivity will also take place?
You have to explain. So you have to say no, because it depends upon both CS and R, current sensitivity as well as resistance. So this was the topic on moving coil galvanometer. I hope आपको समझ में आया हो. Thank you.